शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कोटा में बच्चों को न जाने किसकी नजर लग गई। यहाँ भविष्य बनाने आए बच्चों का वर्तमान और भविष्य सब खत्म हो गया। बेहतर शिक्षा के लिए एक तरफ जहां बच्चे अपने घरों से दूर रह रहे हैं, तो उधर माँ बाप जैसे तैसे पाई पाई जोड़कर बच्चों की फीस जमा करवा रहे हैं। और एक दिन अचानक खबर आती है कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए स्थिति कितनी दुखदायी होती होगी। जरा सोचिए, एक पल में सब कुछ खत्म। आखिर क्या वजह रहती होगी जो स्टूडेंट इतना ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि वो फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं, जहर खा लेते हैं। अचरज की बात तो ये है कि आत्महत्या से कुछ देर पहले ये स्टूडेंट अपने घर वालों से बात करते हैं या फिर अपने दोस्तों से बात करते हो, इतनी सामान्य तरीके से बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उनके दिल दिमाग में जो हलाहल चल रहा होता है, उसको अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ वो जानता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, जिसने आत्महत्या कर ली। आखिर ये स्टूडेंट्स क्यों सुसाइड कर लेते हैं? आखिर कोटा में पढ़ने वाले इन बच्चों पर आखिर कौन सा ऐसा प्रेशर है या फिर कोई और बात है? इन सब चीजों को लेकर आज हम एक खास चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे साथ में आज हमारे जो मेहमान, एक बार मैं जो है उनसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ में है राहुल जी मेघवाल, जो कोचिंग संचालक है, उदयपुर से हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पेपर 24 में। मेरे साथ में डॉक्टर अंजू जी गिरी है, जो मनोरोग विश्लेषक है और सुसाइड प्रिवेंशन पर काम करती है, नेशनल इंटरनेशनल पर काम करती है। उनसे भी हम बात करेंगे। उसके अलावा मेरे साथ में हरीश जी सुवालका है, जो संयोजक है राजस्थान अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं और खुद जो है इन चीजों को काफी बारीकी से देखते हैं। लेकिन एक बार हम पहले चलते हैं कि आखिर इन पिछले 3 दिनों में वहां पर ऐसा क्या हुआ कोटा के अंदर, जिसको लेकर जो है ये चर्चा करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से जो है पिछले 3 दिन का हम घटनाक्रम देखें, जो नया साल शुरू हुआ है, इस नए साल की शुरुआत के साथ में अभी तक 2 बच्चों ने वहां पर जो है सुसाइड कर लिया है। उसके अलावा एक बड़ी खबर यहाँ पर यह भी आई है कि जिस तरीके से जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, उनके जो गनमैन है हरीश शर्मा, उनका जो बेटा है विवेक, वो भी वहां पर एक फैकल्टी के रूप में वहां पर काम करता था और उनका भी यहाँ पर डेथ हुआ। लेकिन वो कैसे हुआ, फिलहाल वो कारण अलग है। अगर मैं बड़ी बात कहूं तो यहाँ पर कोटा शहर में जो 2 थाना इलाके हैं, वहां पर पिछले 2 दिन में 2 कोचिंग छात्रों ने खुदकुशी कर ली। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात, जो अभी बुधवार गया, वहां पर अंबेडकर नगर में पीजी के रूप में रहे कोचिंग छात्र अभिषेक लोधा ने कमरे में आत्महत्या कर ली, जो जेई की तैयारी कर रहा था और गुना मध्य प्रदेश का निवासी था। या कमरे से कोई फिलहाल सुसाइड नोट नहीं मिला है। दूसरा जो मामला है वो जवाहर थाना क्षेत्र का है, राजीव गांधी नगर का, जहां पर कोचिंग छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि घटनाक्रम मंगलवार देर रात का था। नीरज हरियाणा के नावा महेंद्रगढ़ का निवासी था और 2 साल से राजीव गांधी नगर के एक हॉस्टल में रहकर जेई की तैयारी कर रहा था। मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची और वहां पर काफी जो साक्ष्य थे वो जुटाए। आज हम बीती रात की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के अलावा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गनमैन हरीश शर्मा के बेटे विवेक ने सुसाइड कर लिया है, जो कोटा के कोचिंग में जेई फैकल्टी के रूप में काम करते। फिलहाल उसके जो मौत के जो कारण है उनका खुलासा नहीं हो पाया कि आत्महत्या की या फिर फूड पॉइजनिंग है। लेकिन जो भी है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। अब देखते हैं कि इस पूरे चिंताजनक मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर, एसपी जो है कोटा के, वो क्या कहते हैं। कोटा स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी और हमारे हॉस्टल ओनर्स और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, ये तय समय पर मीटिंग्स रेगुलरली होती रहती है। ऐसी मीटिंग भी सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना का और क्या बेहतर कर सकते हैं उन सब पर चर्चा जी को लेके सर्वे किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इतना बड़ी संख्या है कि उसमें समय लगता है। जैसे जैसे वो सर्वे कंक्लूड होगा, आज हमने कोशिश भी करी है कि राजीव गांधी नगर में और जहाँ पे ज़्यादा पीजीज हैं, अभी 6:30 बजे वहाँ पे प्रशासन और पुलिस और सब मिलके वॉक करेंगे, ताकि डेंसिटी है तो पीजीज तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे सर्वे करके उसको भी सेफ्टी को लेके हमने कोशिश करी है कि अगले जो एग्ज़ाम तक बड़ा क्रूशियल टाइम है, बच्चे लगभग 15,000 के आसपास जेई वाले बच्चे हैं, तो उनकी 1-to-1 मार्किंग करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे तक हमारा कोचिंग वाला, हॉस्टल वाला, पुलिस वाला, प्रशासन वाला। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिएगा, सभी प्रयासरत है इसमें कि अच्छा एक माहौल रहेगा और उसी इसमें एक गाइडलाइंस की लगातार हमें पालना करनी चाहिए। उसी के लिए सभी कोचिंग और जो हॉस्टल एसोसिएशन है उनकी एक जो रेगुलर क्रम में मीटिंग होती है, उसी में ही एक उनके साथ मीटिंग लेकर और उनको वापस पुनः सभी को कहा गया कि गाइडलाइंस की पालना करें। चलिए अब हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2023 और 24 अगर हम बात करें तो जो मौतों का जो आंकड़ा है वो करीबन 50 स्टूडेंट तक पहुंच चुका है। दूसरी बात,
दूसरे अगर पक्ष को हम यहाँ पर देखें तो उसमें आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर सालाना जो है करीबन 2 से 2.5 लाख जो स्टूडेंट आते थे, उसमें भी कमी हुई है। करीबन जो है 80,000 से लाख जो स्टूडेंट है वो फिलहाल कोटा में कोचिंग कर रहे हैं। एक और यहाँ पर जो है वो है कि अगर हम रेवेन्यू पार्ट की अगर हम बात करें, जो रेवेन्यू पार्ट पहले कोटा में अगर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर था तो 6,500 से 7,000 करोड़ तक का था, लेकिन वो अब घटकर 3,500 करोड़ तक आ गया है। लेकिन कुल मिला के ये बड़े बड़े आंकड़े हैं। अब इस चर्चा को मैं जो है सबके साथ में करता हूं। मेरे साथ में जो गेस्ट बने हुए, सबसे पहले मैं जो है राहुल जो मेघवाल है यहाँ पर मेरे साथ में, क्योंकि वो यहाँ पर ज्ञान ज्योति शिक्षण संस्थान में जो है कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़ी बात है कि निःशुल्क रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राहुल, आखिर ये बच्चे जब आपके पास में भी आते होंगे तो किस तरीके की जो है सपने लेकर आते हैं, किस तरह की उम्मीदें लेकर आते हैं, और क्योंकि आप तो खैर निःशुल्क उनको पढ़ा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं होती होगी उन माँ बाप के लिए जहां पर बहुत सारा पैसा लगता है और बाद में खबर आती है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और न्यूज़ चैनल का। जैसे कि आपने कहा कि जो सुसाइड हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और कोटा का स्पेशल इसलिए टारगेट्स किया जा रहा है क्योंकि मोस्टली बच्चे वहाँ से आते हैं और जहाँ सुसाइड हो रहा है। मेरा ये मानना है रवि भैया कि जैसे ही बच्चा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव से निकलकर शहर में आता है और किसी कोचिंग में एडमिशन लेता है, बिकॉज ऑफ मैं एक फ्री कोचिंग चलाता हूँ, उसकी बात नहीं करके जब पेबल कोचिंग में जाता है तो उसके साथ उसके पेरेंट्स के सपने और सपनों के साथ जो पैसा लगता है, तब जब रिजल्ट उसका पॉजिटिव नहीं होता तो उसको ऐसा लगता है कि किसी कारण से क्या करूं मैं कि पापा मम्मी ने जो मेरे गिरवे गहने रख कर जो पैसा लिया है या ज़मीन गिरवे रख के पैसा लिया है, और मैं यदि 2 या 3 साल बाद भी IIT या JEE में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया या नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मैं कैसे उनको फेस करूंगा। तो वो अपने आप का एक डिप्रेशन का शिकार बनता है। और रही बात मैं जिस तरह से, क्योंकि कोचिंग संचालक जितने भी लोग हैं, मेरा ये एक अपने आप का तरीका देखा है कि जिस तरह से माइंड का स्ट्रेस मैनेजमेंट कोचिंग में नहीं होगा तो सुसाइड की रेट बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले फोकस ये करना है सारे कोचिंग संचालन के जितने भी लोग हैं कि हम कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस करने के पीछे आप एजुकेशन दें। बहुत सारे कोचिंगों में मैंने देखा इतना एड करते हैं और एड के कंपटीशन भाव से बच्चा ये सोचता है कि मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, और अपने आप को लेकर ये सोचता है कि मैं जब यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ तो क्यों ना मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँ। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं। राहुल जी, अब इस चर्चा को हम जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ में हरिजी सुवालका हैं जो यहाँ पर संयोजक है राजस्थान अभिभावक संघ के। आप क्योंकि इस संघ से लंबे समय से जुड़े हुए हरीश जी, और समस्याएं अभिभावकों से जो जुड़ी हुई समस्याएं वो सीधा था स्टूडेंट से जुड़ी हुई समस्याएं, क्योंकि अभिभावक कहीं ना कहीं परेशान इसीलिए होता है क्योंकि उसका बच्चा जो परेशान है। आप इस चीज को लेकर, मुहिम को लेकर, अभियान को लेकर आप भी जो है काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जिस तरीके से कोटा के अंदर जो है सुसाइड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे 20 साल 22 साल 23 साल इस एज के जो बच्चे हैं वो फांसी के फंदों तक लटक जाते हैं और पीछे बहुत कुछ रह जाता है। हरी जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, बचपन से लेके पहली नर्सरी से ही माँ बाप उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं कि आप बेटा क्लास में फर्स्ट आना है। अब ये तो तय है कि 50 बच्चों में एक ही बच्चा फर्स्ट आ पाएगा या 4-5 बच्चे उस लेवल तक पहुँच पाएंगे। अब वो प्रेशर बनते बनते जब आप 10वीं 11वीं 12वीं में आते हैं तो माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा क्यों ना IITian बने, डॉक्टर बन जाए, IIM पास कर ले या किसी भी तरह UPSC पास कर ले। सभी बच्चे तो कर नहीं पाएंगे। कोटा में आप बता रहे हो 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो IIT खाली 12,000 बच्चे या डॉक्टर 15,000 बच्चे या IIM में 5-6 हज़ार बच्चे। तो वो टारगेट उनके ऊपर सेट करके उनके ऊपर एक दाव खेला जाता है कि तुझे किसी भी तरह से फर्स्ट आना है, कि आप प्रत्येक घोड़ा फर्स्ट नहीं आ सकता, प्रत्येक बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, अपने टारगेट नहीं प्राप्त कर सकता। कोटा में जब 100 बच्चों की क्लास होती है तो उसमें 10 बच्चे फर्स्ट आते हैं तो उनके माँ बाप तो बहुत खुश होते हैं। अब वो 90 बच्चों के माँ बाप हैं, उनको प्रेशर बनाते हैं पीछे से, बेटा देख हमने सब कुछ गिरवी रख दिया, बेटा देख हमारा भविष्य तबाह हो जाएगा, बेटा तुझे पढ़ना है, तुझे अगली बार अच्छे नंबर लाने। उस बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी से ज़्यादा टारगेट हम दे देते हैं। ये पूरे, मैं अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश के सिस्टम का भी खोट है इसमें बहुत बड़ा, कि बच्चों को आसानी से रोजगार नहीं मिलेगा, फर्स्ट नहीं आएगा तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ये पूरा प्रेशर लेकर जब बच्चा क्लास में अपना रैंक प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे कई बार सुसाइड करने का अवसर मतलब वो ढूंढ लेता है। और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई बच्चे, आप अगर विपरीत परिस्थितियों में भी आप हमारे हैं।
चलिए हरी जी, आपने अपनी बात कही है, यहाँ पर मेरी बात जो है, राहुल आपने भी कहा है कि किस तरीके से जो है बच्चे गांव से आते हैं और उनके कितने सपने होते हैं। आपने ये बताया हरी जी यहाँ पर कि एक बड़ा प्रेशर जो है इनको रहता है, लेकिन मेरे साथ में जो है डॉक्टर अंजू जी गिरी हैं, मनोरोग विश्लेषक भी हैं और काफी हद तक जो है उन लोगों से बात करती हैं जो लोग बिल्कुल आत्महत्या के करीब होते हैं। डॉक्टर अंजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है कोटा के अंदर आत्महत्या के आंकड़े यहाँ पर खासतौर स्टूडेंट में बढ़ पा रहे हैं, वैसे तो ऑल ओवर हम देखा जाए तो आपके पास में काफी बड़े आंकड़े होंगे अगर हम बात करें तो दूसरी जो काफी डिप्रेशन से जुड़ी हुई चीजों के, लेकिन अगर हम खासकर जैसे कोटा में अगर हम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, क्या आपके पास भी इस तरह के कभी कोई केसेस आते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में है और क्या स्ट्रेस लेवल होता है उनका कि वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हम जो है सुसाइड कर लें? जी अंजू जी बताएं। सबसे पहले शुक्रिया न्यूज़ अफेयर, शुक्रिया रवि साहब, आपने मेरी यहाँ बात रखने के लिए मुझे बुलाया। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि किस ऐसी क्या कंडीशन होती है। सर 3 तरह की कंडीशन होती हैं मानसिक स्वास्थ्य को अगर आप ध्यान में देते हैं। पहली कंडीशन कि या तो अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ के चला जाएगा, दूसरा या वो घर और अपने सराउंडिंग्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल है उसे छोड़ के चला जाएगा, और सबसे थर्ड सबसे खतरनाक कि वो ये दुनिया और ये ज़िंदगी छोड़ के चला जाएगा। तो इन तीनों ही स्थितियों को हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो भी उस बच्चे के साथ उस स्टूडेंट के साथ है उनकी पहली जिम्मेवारी बनती है कि वो इस स्थिति को, उसकी मानसिक स्थिति को भांपें कि वो अकेला फील कर रहा है या डिप्रेशन फील कर रहा है या वो लोनलीनेस के कारण या किसी होपलेसनेस के कारण किसी भी तरह की उम्मीद से ना उम्मीद होती हुई जब उसकी स्थिति दिखाई दे, वो चुपचाप रहने लग जाए, वो गुमनामी में खोने लग जाए, वो अपने दोस्तों से बाइकआउट होने लग जाए, वो अपने फ़ोन मोबाइल पर जो बिजी रह रहा था उस पर अटेंशन देना छोड़ दे, सोशल मीडिया पर घातक पोस्ट डाले, या फिर वो मरने के तरीकों के बारे में बात करे, या फिर वो मरने से संबंधित किसी भी तरह की चीज़ को एक्सपोज करे। पॉइजन है, छुरी है, तालाब में कूदना, पानी, कुछ ड्रग्स, तो इन सारे विषयों पर हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। अंजू जी बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही है, लेकिन मैं राहुल जी आपसे भी ये जानना चाहूंगा क्योंकि जब बात आती है कंपटीशन एग्जाम्स की, जिस तरीके से क्योंकि शुरुआती दौर में क्योंकि आपने भी जो है कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण परिवेश के अंदर जो है अपनी एजुकेशन आपने पूरी की है, वो एक वक्त हुआ करता था जब वहां पर आप अगर जो है बच्चे जिस तरीके से 8वीं 10वीं के जो बच्चे वो 3-4 बजे घर आ जाते थे, उसके बाद अच्छा खासा खेल कूद भी हो जाती थी, उसके बाद में इनका जो होमवर्क था वो भी पूरा होता, लेकिन इतना स्ट्रेस लेवल कभी भी नहीं था कि मुझे इस तरह की होड़ा होड़ यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से जो है कॉम्पिटिशन यहाँ पर बड़ा है, बच्चे आपके यहाँ पर भी आते हैं वहां पर, और फिलहाल क्या जो है बेसिकली आपको लगता है कि क्या बच्चों में कभी ये रहता है कि मेरे कुछ नंबर कम आ गए, तो कभी भी आपने इनको देखा होगा कि कहीं वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं या उनकी दिनचर्या में परिवर्तन होने लग जाता है? ऐसे कंडीशन में क्या कर लेना चाहिए वहां पर? मेरा यूँ मानना है कि जो बच्चा वाकई में कंपटीशन फाइट कर रहा है, पहले की ज़माने की मैं बात करूं तो जब हम एजुकेशंस में थे, स्कूल्स में थे, तो हमारा था कि 6 घंटे हम पढ़ते थे, उसके बाद घर आते थे, खेलना कूदना रहता था। लेकिन आज जिस तरीके से एग्ज़ाम्स का पैटर्न बदला रवि सर, जिस तरह से एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आते हैं, अमूमन आप मान के चलिए कि जिस तरह से वो 6 घंटे पढ़ रहा है उससे वो नहीं हो पाता है, बच्चे को ऐसा लगता है। तो पेरेंट्स की तरफ से भी ये टॉर्चर्स रहता है कि बेटा तेरे को 12 घंटे पढ़ना, तब जाके तू टॉपर रहेगा। उसके बाद उसके सराउंडिंग एरिया में कुछ दोस्त ऐसे हैं जिसको देखकर वो लगता है कि ये 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं अदर, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो बच्चे का माइंड पूरा वो हो गया है कि बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, उसको ना अंदर से इनबिल्ड मोटिवेशन मिल रहा है, ना उसको फ्रेशनेस मिल रही है, ना माइंड में उसका माइंड स्ट्रेस लेस बन पा रहा है, क्योंकि उसका एक अपने आप में सेटअप हो गया कि मुझे कैसे न कैसे पढ़ना है और इस होड़ से बाहर निकलना है। रही बात जिस तरह से ऐसे हम, क्योंकि बहुत सारे कोचिंगों को देखते हैं, हम खुद कोचिंग की बात करते हैं, तो रही बात क्योंकि बच्चा जब इसी बात को लेकर सुसाइड करता है कि जैसे एग्जाम्पल फॉर दैट 1000 बच्चे हैं, मैंने इस बार बहुत अच्छी तैयारी की और मुझे इस बात की उम्मीद थी कि मेरा टॉप 100 में मार्क्स आने चाहिए थे, और हो सकता है कि मेरे टॉप 100 में नहीं आकर लास्ट के टॉप 100 में आए। तो जब वो कोचिंग सेंटर्स के डायरेक्टर या मैनेजमेंट या हम लोग जब वापस उसको एक पर्ची लगाते हैं कि तुम्हारा नंबर यहाँ है, तो जब रिजल्ट शो किया जाता है तो उसको अपने आप में डिप्रेशन लगता है, ऐसे डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि एक रिजल्ट से बच्चा सुसाइड करे ये मैं नहीं मानता जी। छोटे छोटे बहुत कारण होते हैं, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बच्चा अपने आप का, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक टीचर होने के नाते, क्योंकि टीचर का मतलब टीचर ही नहीं एक गुरु होता है, पढ़ाई के साथ उसको इस बात का संस्कार भी सिखाएं कि हमें अपने जीवन की परिस्थिति से कैसे लड़ना है।
क्योंकि जीवन का अंतिम क्षण ये यदि कोई मानता है कि मेरे को सुसाइड करके जीवन की आत्मकथा को खत्म करना है, तो उस माता पिता का क्या जिसने पूरी जवानी लगाकर अपनी औलाद को पढ़ाया, और वही औलाद के यदि उसको जनाजे को यदि शमशान घाट यदि पिता के कंधों पर जाए, पिता के सामने जाए, माता के सामने जाए, तो मुझे लगता है उसके माता पिता का जीवित रहना मरने के बराबर है। तो मेरा इन बच्चों को, जो बच्चे इस मीडिया से सुन पा रहे हैं, मेरा एक ही संदेश है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उतना नहीं दे पा रहा हूं जितना मेरे पेरेंट्स की उम्मीद है, तो क्लियर अपने पेरेंट्स से इस बात को डिस्कस करें, या अपने जो टीचर जिनका लगता है कि ये मुझे अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ सजेशन करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले टाइम में मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरा ओवरऑल जब मेरे पास बच्चे आते हैं, लगता है कि वो बच्चे कहीं डिप्रेस हो रहे हैं या इनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं उनको फ्री करता हूं 2-3 दिन के लिए, और मैं अपने आप में उनको मोटिवेट करता हूं कि हमें पूरे जीवन से, परिवार से बड़ी कोई चीज नहीं है, उसी को ध्यान में रख के जीवन को बढ़ाना है। तो बिल्कुल राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात, अब मैं हरीश जी आपसे एक जो है कुछ 2 बड़े खास सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ मैं। एक चीज ये होती है कि यहाँ पर जो है आपने जिस तरीके से बोला कि ना कहीं ना कहीं सिस्टम को लेकर जो है यहाँ पर दिक्कतें हैं, बच्चों में इतना सारा स्ट्रेस है, जिससे पहले आपने अपना वर्जन दिया था। एक बच्चा जो है जिसके पास में 2 ही जगह बचती है, या तो वो कोचिंग जाए या फिर उसके बाद में स्कूल कॉलेज या जो भी उसकी यूनिवर्सिटी थी वहां पर जहाँ पर जिस तरीके तैयार है वो जा रहा है, उसके अलावा जो अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन क्या एजुकेशन सिस्टम जो है इतना जो है कमजोर हो चुका है कि इन बच्चों को कोचिंग इसके अलावा और कुछ सोचना, माँ बाप को लगता है कि बस हमने कोचिंग पर भेज दिया, दैट्स इट, अब तुम कहीं से भी करके रिजल्ट लेकर आओ। और जहां पर जो कोचिंग सेंटर्स चलते हैं वहां पर उनको लगता है कि हमको जो है हमारे रैंक जो है टॉप पर दिखाने, जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा तो हम बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं टॉप 5 में आ गए हैं, या पूरे भारत के अंदर में टॉप 3rd में हमारे बच्चे आए हैं। ये हमेशा आपने देखा ही होगा किस तरीके की जो चीजें सामने आती है, तब जाकर जो है उनकी बधाइयां भी होती है, सब कुछ होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना सुधार लिया जाए कि कोचिंग जाने से पहले बच्चा अपने आप में जो है इतना अच्छे से पढ़ ले, जिसकी वजह से जो है उसको ये जो होड़ाहोड़ जिस तरीके से हो रही कि महंगी कोचिंग में जाना और वहां जाकर कुछ तो चलो ठीक है वहां पर अच्छे जो है मार्क्स लेते हैं, लेकिन बाकी कई सारे जो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप हरीश जी? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। वास्तव में कोचिंग शब्द होना ही नहीं चाहिए मेरी नज़र में। बच्चा 6 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाकी उसको खेल कूद, दूसरी सोशल एक्टिविटी, दोस्तों के साथ खेलना मिलना, परिवार में मिलना, ये समय होना चाहिए। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बच्चा पहली दूसरी क्लास से ही 12-12 घंटे पढ़ रहा है, फिर 18 घंटे पढ़ रहा है, सोएगा कब, पढ़ेगा कब? तो ऐसी स्थिति में, और उसके ऊपर एक लगाम डाल दी जाती है, बच्चे की जो लगाम है ना, एक उसका एक एम डाल दिया जाता है, तो जो फर्स्ट ही आना है। ऐसी स्थिति में हम बच्चे के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा या नैसर्गिक उसकी जो उसके अंदर जो काबिलियत है उसको निखारने की कोशिश होनी चाहिए, जबकि हमें एक प्रेशराइज करके उसको एक गोल सेट कर दिया जाता है। वो गोल उससे जब दूर होने लगता है, या उसको लगता है, या हमारा जो सामाजिक वातावरण है वो भी ऐसा है कि ये बच्चा, इसको कम नंबर आया तो उसको कम वेटेज कम मिलता है, समाज में भी उसकी मान सम्मान कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्रथम बच्चा आया उसको हम सम्मानित करते हैं समाज में, तो जो बच्चा फेल हो गया उसका क्या करेंगे हम? तो फेलियर बच्चे को भी आप उसकी लगाम को उतारना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर जो एक लगाम चढ़ा दी है, उसके जो मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर जो हमने विपरीत जो बोझ डाला है, उस बोझ को उतारना है। पूरे सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। राहुल, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से हरीश जी ने इस चीज का जो जवाब दिया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि जिस होड़ा-होड़ी में बच्चे के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा IIT टॉप करे, नीट टॉप करे, अपन भी मानते हैं कि लिमिटेड सीट्स होती हैं बच्चे के लिए। यदि सोचता है पेरेंट्स कि मेरे को सब कुछ खाली इस सिलेक्शन से ही मिलेगा, तो मैं ये नहीं मानता। एक सिलेक्शन बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। लेकिन राहुल, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आखिर बच्चा जो है कैसे सेट करे? आप जैसे लगातार जो है राहुल, जिस तरीके से जो है हरीश जी भी ये कह रहे हैं यहाँ पर में कि हर एक बच्चा जो है कोई कलेक्टर नहीं बन सकता है, SP नहीं बन सकता है, तो क्या वो शुरू से ये मानना शुरू कर दे कि मैं तो नहीं बन पाऊंगा, तो फिर क्या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए वो पढ़ाई करे? आखिर इंसान मन में तो गोल रखेगा कहीं ना कहीं पे कि मुझे या तो जो है इस लेवल पर जाना है, लेकिन आखिर वो इतना जो है सुसाइड लेवल पर आ जाता है। मेरा अंजू जी आपसे भी ये सवाल है कि आखिर बच्चा गोल तो रखेगा कहीं ना कहीं, चाहे तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में रखें, चाहे वो एजुकेशन में रखें, या हो सकता है उसकी कोई अदर एक्टिविटीज हो, लेकिन सुसाइड तक पहुंच जाना, कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? जी, सामान्य से मानसिक स्वास्थ्य में 2 बातें आती हैं, IQ और EQ। IQ जो है वो मस्तिष्क की इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, और EQ जो है वो इमोशनल क्वोटिनेंट,
आपके अंदर अपने जो आवेग हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उसको कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो EQ से हम निर्धारित करते हैं। जैसे जैसे बच्चा LKG, UKG, फर्स्ट और फिफ्थ और इस तरह से 10th बोर्ड तक पहुंचता है तो उसका IQ लेवल, सर आप आश्चर्य करेंगे, IQ लेवल बढ़ने की एक फिक्स उम्र है। 14-15 साल तक प्रॉपर 99% IQ डेवलप हो जाता है। द सेंस ऑफ कि उसके बाद उसका EQ जो है वो धीरे धीरे जब तक वो एडल्ट होता है, लड़कियों में 18 साल तक और लड़कों में 21 साल तक धीरे धीरे वो बैलेंस बढ़ता जाता है। जब तक बच्चा छोटा है या किसी कारण से वो अपने नॉर्मल मेजरमेंट तक IQ और EQ तक नहीं पहुंच पाया तो वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, उसकी सोच जो है वो संदिग्ध हो जाती है और वो कुछ गलत निर्णय उठा सकता है। तो हम लोग जो उसके सराउंडिंग्स हैं, सबसे पहले उसके मित्र, फिर उसके टीचर, उनकी ये सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है कि वो टॉप प्रायोरिटी से बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपको क्या लगता है कि इस मामले में जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है अभिभावकों की तरफ से भी कमी रहती है? हरीश जी आप बताएं, क्योंकि आप अभिभावक संघ जो है राजस्थान का उसके आप संयोजक भी हैं, अभिभावकों की कहाँ कमी नजर आती है? क्या उनको लगता है कि कोचिंग पर डालने के बाद पीछे उनकी क्या जिम्मेदारी रह जाती है जो नहीं पूरी कर पाते? बच्चा अपने माता पिता से चीजें खुल के नहीं कह पाता है, कितनी बार उतने स्टूडेंट्स से नहीं कह पाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है कि जो बच्चा सुसाइड कर रहा है वो 2 घंटे पहले अपने माँ बाप से बात कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि मैं किस डिप्रेशन में हूं, और 2 घंटे बाद खबर आती है कि आपके बच्चे ने जो है सुसाइड कर लिया है। देखिए क्या है कि ज़्यादातर बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे सुसाइड करते हैं, ये पूरा ध्यान रखना आप। उसमें क्या होता है कि माँ बाप जो कुछ नहीं कर पाए वो पूरा बोझा उन बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। देख बच्चे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम उधार लेके आए हैं और तेरे को हम पढ़ा रहे हैं, अब तुझे क्या किसी भी तरह करके वो एग्जाम क्रैक करना है। अब वो एग्जाम क्रैक की लड़ाई उसकी पहले दिन से लड़ाई चालू हो जाती है कि वो क्लास में जाता है, हर सप्ताह हर दिन उसका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में वो नेचुरल है कि वो टॉप में 10 में आ जाएगा, 10 टॉप वाले तो करेंगे नहीं सुसाइड, मगर जो पीछे वाले टॉप 10, 20, 30 लोग हैं जो उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं, उसमें वो बच्चा फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाता है। अगर वो एक दिन भी लेट हो गया तो वो क्लास में धीरे धीरे जाने से घबराएगा, यार मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे बच्चों से आंख नहीं मिला पा रहा हूँ। ये कारण हमारी सोसाइटी के मानसिक रोग से भी हम रिलेटेड करते हैं। हम एक कलेक्टर आता है तो उसके सामने खड़े होकर हम सर झुका देते हैं, मगर एक चपरासी के सम्मान नहीं करते। ये हमारी सोसाइटी का नकारात्मक रोग है। हम मानसिक रोग से पीड़ित लोग हैं। हमें देश के संविधान और कानून को समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो चपरासी का कार्य करे, चाहे वो सफाई का कार्य करे या कलेक्टर हो, सबको सम्मान 19-20 करो, पर आप कलेक्टर के पीछे तो भागो और किसी का अपमान करो, ये नहीं होना चाहिए। तो कमजोर नौकरियों के प्रति जो हमारा एक नकारात्मक सोच है, ये पूरी सोच, ये पूरी व्यवस्था का दोष उस बच्चे के ऊपर आ जाता है जो बच्चा सुसाइड करता है कि अगर कलेक्टर नहीं बना तो मुझे चपरासी बनना पड़ेगा। उस डर से सुसाइड करता है। लगता है कि आगे बढ़ने की जो रहती है मन के अंदर जिज्ञासा रहती है, लालसा रहती थी, क्या उसको खत्म कर देना चाहिए बच्चों को? जिस तरीके से यहाँ पर हरीश जी बोल रहे हैं कि टॉप 10 में अगर कोई आ गया उसका सम्मान हो रहा है, या वो तो चलो इस स्फीयर से बाहर निकल चुका, लेकिन जो पीछे लोग रह गए हैं वो कहीं ना कहीं सीधे डिप्रेशन में आ जाते हैं। सम्मान को लेकर उन्होंने जो बात करी कि अगर कोई IAS है, कलेक्टर है, या उनको सम्मान मिला, लेकिन अगर कोई इससे डाउन लेवल पर अगर कोई है तो वो सम्मान का अधिकारी नहीं बन पा रहा है। तो ये जिस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो एक जो पक्षपात वाली जो बात, मुझे लगता है शायद हरीश जी वो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर में, कि लोगों के नजरिए में जो एक पक्षपात यहाँ पर आ गया है कि हम किसको कितनी तवज्जो दें, किसको नहीं दे। तो क्या बच्चे इस चीज को समझ पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जैसा हरीश जी का कहना है कि कलेक्टर का सम्मान के बराबर एक चपरासी का सम्मान होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से तो बात सही है कि इंसानियत के नाते दोनों का सम्मान बराबर होना चाहिए, लेकिन कलेक्टर यदि बना है तो उसकी तपस्या मेहनत से बना है। और रही बात जिस तरह से आपने मेरे को कहा कि जो आज बच्चे जो 10 बच्चे हैं सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी बच्चे अपना करियर नहीं बना पाते हैं, मेरा ये मानना रवि सर कि सरकार का एक सिस्टम जनरेट करना चाहिए, एक रेशो बनाना चाहिए जिसके माध्यम से 10 बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो तो चले गए कॉलेज पर, लेकिन मान लीजिए जिनका नहीं हो पाया उनको वोकेशनल ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से
यदि कोई बच्चा बेरोजगार की तरफ देख रहा है अपने आप को कि नहीं मैं बेरोजगार बन जाऊंगा, तो उसको एक डिप्रेशन आ जाएगा, एक फोबिया आ जाएगा, उसके अंदर एक फियर आ जाएगा, वो अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। तो मेरा मानना सरकार से भी गुजारिश है आपके चैनल से कि वाकई में जिस तरह से हथकंडे अभी हाल ही के अंदर जो युवा साथी जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं, एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन होता है जिस दिन अपनी औलाद अपने सामने सुसाइड कर ले। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहिए, जो बच्चे कॉलेज सेलेक्ट हो गए हैं उनको कॉलेज के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, जो जिस फील्ड में जाना चाहे। लेकिन जो बच्चे फेलियर हो गए तो उनके लिए भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनको कोई भी ट्रेनिंग, क्योंकि फेलियर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि कलेक्टर नहीं बन पाया इसका मतलब ये जीवन नहीं जी सकता, वो बिजनेस में आगे जा सकता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में आगे जा सकता है, खुद का एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकता है, स्टार्टअप तैयार कर सकता है। तो मेरा तो यही है कि एक ऐसा अपना सिस्टम जनरेट होना चाहिए 10th के बाद, जैसे वो सब्जेक्ट लेता है इस आधार पे उसका सब्जेक्ट दिलाना चाहिए कि बच्चा इंटरेस्टेड क्या है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जिस तरह से बच्चे की क्रिएटिविटी होती है, मुझे डांस करना, लोग हंसते हैं ये सोच के कि क्या बनेगा, जबकि एक डांसर भी लोगों को बुला दिया जाता है डांसर के रूप में, लाखों रुपए दिए जाते हैं, वह भी एक अपना प्रोफेशन है। लेकिन अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है जिसमें लोगों को लगता है कि ये जैसे डांस करना है, ये अलग जो एक्टिविटी है वो सिर्फ लोगों के लिए, उनके लिए सही है जो टाइम पास करते हैं, इसको कभी प्रोफेशन माना ही नहीं लोगों ने। तो मेरा ये समाज की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जब जाके कोई एक सुसाइड करने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं नहीं पढ़ पाया कोई बात नहीं, लेकिन समाज मेरे साथ खड़ा है कि मुझे दूसरी एक्टिविटी में भी सपोर्ट करके वो अपने आप में इतिहास बना सकता है। अंजू जी, मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पर में कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि क्या वाकई में जो है पढ़ाई के डिप्रेशन में सब कुछ हो रहा है, या जिस तरीके से 20, 22, 25 साल की एज के अंदर जो ये बच्चे यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं, आखिर और क्या आपको लगता है, क्योंकि आप काफी जो है इस तरीके की जो केसेस उनको आप हैंडल करते हैं और आप बहुत डीपली उन पर रिसर्च भी करते हैं, तो क्या वाकई में जो पढ़े एक जिस तरीके से वही सबसे बड़ा एक रीजन रहता है कि ये सुसाइड कर लेते हैं, या इसके आसपास के जुड़े हुए और भी चीजें यहाँ पर हो सकती है? दूसरी बात, एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूंगा, राहुल जी का यहाँ पर ये कहना है कि अगर जो बच्चे कहीं अगर मान लो जो है टॉप नहीं कर पाए, या अगर वो फेलियर तो नहीं कहूंगा मैं, पर मैं उनको ये जरूर कह सकता हूं उनके लिए कि मैं फेलियर शब्द भी इस्तेमाल नहीं करूं यहां पर मैं, लेकिन बच्चों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करूंगा कि वो टॉप नहीं कर पाए या थोड़ा पिछड़ गए, तो अगर ऐसे बच्चे जो हैं उनके लिए जो है उस कोचिंग के साथ में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए? बहुत ही उम्मीदा क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे। इसमें आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जैसा कि सुहालका साहब ने और राहुल जी ने मुझे बताया, अभी बहुत ही सही बात कही गई है कि अगर आप सीधे तरीके से ग्रोथ रेट देखते हैं, बॉस जैसे मैं उदाहरण देके समझाना चाहती हूँ, अगर एक बच्चा जो मात्र फेलियर और पास के बीच एक अंक से अटका हुआ हो, 33%, 32%, 0.5%, और एक वो बच्चा जो 96% स्कोर कर रहा है, तो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 96% वाला बच्चा थोड़ी सी भी मेहनत करेगा तो 98 या 90%, 99%, शायद 100% स्कोर कर लेगा। लेकिन वो मेहनत जो एक फेलियर बच्चा 33% वाला फर्स्ट डिवीजन तक पहुंचने में लाता है या लगाता है, वो 33 से 60% का जो जंप है वो बहुत बड़ा जंप है। वो जो काबिलियत है उस बच्चे में, वो उसकी एक्चुअली मेंटल जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको हमें इंडिकेट करती है। तो जब आप फर्स्ट टॉप 10 का एक चार्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि इस चार्ट में उन बच्चों को भी सम्मानित करें जिन्होंने अपनी ग्रोथ रेट इंक्रीज की है। आप देखिए, अगर एक बच्चा 98.2% से 99% तक लाता है स्कोर, एक साल में वो इतनी ग्रोथ करता है, वहीं एक बच्चा 33% से 61% लाता है। अब ये टोटल में भी हो सकता है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी कर सकता है। तो आप उस चीज को कभी न भूलें कि उसने कितनी हाई जंप की है। इसके साथ साथ आपने कहा जो सुसाइड से रिलेटेड, आप कभी भी सर एक जब तक सुसाइड हो नहीं जाता तब तक हम उसे सुसाइड नहीं डिक्लेयर करते, वो तब तक सुसाइडल आइडिएशन ही कहलाता है। सुसाइडल आइडिएशन से रिलेटेड बचने के लिए इसके जो तौर तरीके हैं और पर्टिकुलर कोटा जो है, इसमें एक एजुकेशन माफिया को लेकर जो एक डर बना हुआ है आम जन में, उसके लिए बहुत सी ऐसी वेबसाइट, ऐसे नेट पे लिंक हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो मैं सोचती हूं कि कोटा में रहने वाले ही विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, आम जन के लिए भी ओपन है और उन्हें उनका एक समीकरण तैयार करके रखना चाहिए।
आपको नहीं लगता हरीश जी, यहाँ पर जिस तरीके से जो है डॉक्टर अंजू मैम ने यहाँ पर ये बात कही है, तो जो कोचिंग सेंटर वहां पर चल रहे हैं, वैसे फिलहाल हम क्योंकि चर्चा यहाँ पर सिर्फ कोटा की ही कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा मामले जो है वहीं पर निकल रहे हैं, एजुकेशन हब भी उसको वहां पर कहा जाता है, शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, लेकिन हमारे कार्यक्रम में जिस तरीके से जो है हम बता रहे हैं कि वो शिक्षा की जो नगर है वहां पर जो है एक मौत की डगर वहां पर बन चुका है, क्योंकि अब बच्चे वहां पर जा तो रहे हैं लेकिन वो सांस लेते हुए जाते हैं और माँ बाप की बड़ी आस होती है, लेकिन जब वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वहां से जब वो लौटते हैं तो उनकी सांसें टूट चुकी होती है, मतलब पीछे माँ बाप की जो उम्मीद होती है वो टूट चुकी होती है। सवाल मेरा यहाँ पर ये था आपसे कि जिस तरीके से मैडम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो ये है सुसाइड को लेकर जिस तरह की चीजें आ रही है, तो वहां पर ग्रोथ रेट जो है वो भी जो है ध्यान में रख लेना चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पर इस तरीके से है यहाँ पर में कि बच्चे जो है सुसाइड यहाँ पर करें, लेकिन जिस तरीके से बच्चों का रहना करना जो है वहां पर वो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, किस तरीके के कमरों में रहे हैं, किस तरीके के एनवायरमेंट में वो वहां पर रह रहे हैं, क्या वहां पर दिन भर सिर्फ उनको पढ़ना यही किया जाता है, या उसके अलावा उनकी अदर एक्टिविटी वहां पर हो पाती है नहीं हो पाती है, या सिर्फ 24 घंटे उनके दिमाग में सिर्फ यही रह रहा है कि कल सुबह मेरा कुछ और वहां पर जो टेस्ट होने वाला है मुझे उसमें दूसरों से ज्यादा कैसे आगे अव्वल आना है। क्या वो पूरा सिर्फ जो है दिन सुबह शाम रात सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझा हुआ रहता है? देखिए क्या है कि कोटा में जो बच्चे आ रहे हैं ये लगभग हिंदी स्टेट के सारे प्रदेशों से आ रहे हैं, यूपी बिहार बंगाल से भी आते हैं बच्चे, कुछ बच्चे बंगाल से भी आ जाते हैं, जनरली हरियाणा इस साइड से, पूरे जो यूपी मध्य प्रदेश यहाँ से बहुत बच्चे आते हैं। अब वहाँ पे टारगेट, वही बात टारगेट वाली बेस वाली हो गई। हमने मानव संसाधन को विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि ये बच्चा कल भारत का नागरिक बनेगा और देश के निर्माण में और समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। जबकि हमने उस बच्चे को एक घोड़ा बना दिया, रेस का घोड़ा, उसके ऊपर एक लगाम लगा दी। वो लगाम का जो प्रेशर है, उस लगाम के प्रेशर को कैसे उतार सकते हैं। और दूसरा है कि हमारे देश में बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर अच्छा नहीं पढ़ेगा उसको रोजगार नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है कि अधिकतम तनख्वाह और न्यूनतम तनख्वाह का जो फर्क है उस फर्क को कम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ एक व्यक्ति को 2 लाख तनख्वाह दे रहे हो, एक व्यक्ति 15,000 ले रहा है। मेरा ये मानना है अगर जो अधिकतम तनख्वाह 2 लाख है तो न्यूनतम तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, ताकि उसको वो फियर खत्म हो जाएगा, यार मैं कम नंबर आए तो क्या हुआ, मुझे रोजगार तो मिल जाएगा, मैं अपनी पसंद का काम कर लूंगा। राहुल जी, आप इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं जिस तरीके से जो है यहाँ पर हरीश जी कह रहे हैं कि ये जो पैरामीटर है उस पर कहाँ सटीक बैठती है ये बात इनकी कि तनख्वाह को लेकर जो है या फियर जो है वो खत्म हो जाएगा इन चीजों को लेकर में, फिर तो बच्चे के अंदर में कुछ अच्छा करने की ललक खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या ललक सुसाइड तक पहुंच जाए? नहीं, मेरा ये सब मानना है कि जैसा हरीश जी का कहना है कि जो पैरामीटर सेट कर रखा है कि एक को 2 लाख मिल रहा है और एक 15,000 पे काम कर रहा है, ये बात सही है क्योंकि कहीं न कहीं जो मार्जिन है बीच का रेशियो है, लेकिन ये डिसाइड कर रखा है सरकार की तरफ से कि कोई कलेक्टर बनेगा तो ऑब्वियसली उसको उस लेवल का पे आउट मिलेगा, कोई इंसान उसी के यहाँ चपड़ासी है तो उसको उस हिसाब से पे आउट मिलेगा। अब रही बात कि क्योंकि जब सुसाइड की बात की जा रही है, सुसाइड के व्यक्ति के पीछे कारण ये होता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। इंसान के माइंड में यही चल पाता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे लास्ट स्टेप में मुझे सुसाइड करना है। पॉइंट की बात यह है कि बेरोजगारी, जैसे हरीश जी ने कहा कि जिस तरह से आज एक इंसान को ज़्यादा से पेमेंट मिलता है, दूसरे को कम मिलता है और बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरे भी आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सरकार यदि ये स्टेप लें कि सभी को स्वस्थ रखें, मन से मस्त रखें, उसके पीछे एक ही कारण है, प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए इतनी जिससे उससे घर का खर्चा चल पाए। आज बहुत सारे न जाने कितने हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स आज भी भूखे सोते हैं, इसलिए बच्चे को पढ़ा पाएं। तो मेरा आप इस चैनल के माध्यम से कि जो रेशियो बना रखा है इस तरह से सरकार को वापस अपने आप में संशोधन करके ये बताना चाहिए कि चलो हाँ, इसको इतना मिनिमम आय तो मिलनी चाहिए जिससे वजह से उसका परिवार चल पाए और बच्चा आगे बढ़ पाए। चलिए एक सवाल जो है हम आपसे सबसे एक बार एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आज की चर्चा को जो है हम यही विराम देंगे। मेरा जो आखिरी सवाल है डॉक्टर अंजू जी आपसे है यहाँ पर मैं ओवरऑल चीज़ों को जो है आपने यहाँ पर सुना है, समझा है, अब आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से सुसाइड यहाँ पर बच्चे करें, एक तो आप एक मनोरोग विश्लेषक के रूप में आप उन बच्चों तक क्या कहना चाहेंगे, दूसरा जो कोचिंग सेंटर थे उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और अगर इसके अलावा भी अगर आप जो है अपनी तरफ से जो है सरकार से या सिस्टम से कुछ कहना चाहें तो क्या चीज है जो आप कहना चाहेंगे जिसके लिए आपको लगता है कि इन पर कहीं ना कहीं जो है लगाम लग सकती है और अभिभावकों के लिए भी खास तौर से? इसमें रवि साहब सबसे पहली बात जो है, हमें एक बहुत हेल्दी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। बहुत हेल्दी पेरेंटिंग वहाँ से शुरू होती है जब बच्चा जन्म लेता है, तभी से हमें उन्हें छोटी छोटी बात पर, आज
माता पिता के एक संतान या 2 संतान हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या को अगर कंट्रोल करा जा रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा तवज्जो रख रही है। पहले के ज़माने में 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे माँ बाप अकेले पाल लेते थे। आज घर के 4-4, 5-5 सदस्य मिलकर एक बच्चे को नहीं पाल पा रहे हैं, उसको मानसिक स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह ये है कि हम उनको सम्मान की चर्चा करना, सम्मान, रिस्पेक्ट और प्यार, ओवरडोजिंग ऑफ लव जो हम दे रहे हैं वो गलत है। उसको आप कंट्रोल कीजिए। उसके साथ साथ एक डोज जैसे आप उसको पोलियो की देते हैं तभी आप शुरू कर दीजिए। उसमें तभी से झड़प, अपमान या कोई बुरा शब्द, वर्बल या नॉन वर्बल कहा गया, बुरे संकेत, इस तरह की बातों को सहन करने की जो शक्ति है वो हेल्दी पेरेंटिंग में ऐड की जानी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आज के इस प्रेजेंट टाइम में 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही है। सेकेंडली, बहुत प्रश्न आपका दुरुस्त है। आपने देखा होगा एक चीज़ पहले होता था MA माँ, जो कि आज कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है MB मोबाइल में। आप कितना ज़्यादा अगर पेरेंट्स मोबाइल पर ध्यान दे रहे हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक सुनेगा नहीं, बच्चा वो देखेगा जो माँ बाप कर रहे हैं। आज हम सामान्य घरों में देखते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, परंतु ये साइकोलॉजिकल सत्य है, मानसिकता का एक सत्य है कि बच्चे सुनते नहीं हैं परंतु बच्चे देखते हैं और देखने से सीखते हैं। थर्ड, हमारे यहाँ एक ये जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था वो भी धीरे धीरे बिल्कुल चलन में रहा ही नहीं है। जो बच्चे आज भी घर में डांट खाते हैं, डांट से सीखते हैं, गिर के सीखते हैं, चोट से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, जिसमें उन्हें पुचकारा कम जाता है। इसका एक बहुत बड़ा डाटा आपके सामने मैं खुद दे सकती हूँ। तो वो बच्चे मजबूत होते हैं जिन्हें गिर के खड़ा होना आता है, जिन्हें चोट लगने पर, माताओं की ये पहली प्राथमिकता है सर कि उन्हें चोट लगने पर कतई नहीं पुचकारें, उन्हें चोट लगने पर कतई नहीं पुचकारें, बल्कि उन्हें एक ही बात बोलें कि गिरने पर जो खड़ा होता है वो शेर, गिरने पर जो ऊंचा उठ सकता है, हार के जो जीतने की सोच सकता है, वो एक्चुअल में सम्मान का हकदार है। तो इस तरह की मानसिकता के साथ अगर बच्चों की परवरिश की जाएगी तो वो स्कूल में ही नहीं, जिंदगी की सच्चाई को वो झेल पाएंगे और अपने सराउंडिंग्स जो माहौल वो देख रहे हैं वो इससे विपरीत होता जा रहा है। बिल्कुल अंजू जी, दूसरा सवाल मैं यहाँ पर आपसे एक आखिरी सवाल जो है हरीश जी आपसे करूंगा कि कोचिंग सेंटर्स में क्या बदलाव है पुनर जी। हालांकि खैर आप तो बिल्कुल पक्ष में नहीं कि कोचिंग शब्द होना चाहिए, लेकिन ठीक है अब कोचिंग शब्द, और वहां पर क्योंकि अब जिस तरीके का सिस्टम डेवलप हो चुका है जिसमें माँ बाप की कहीं ना कहीं चाहे वो अपनी खेत की जमीन बेचें, चाहे वो अपने गहने गिरवे के, जैसा राहुल जी ने बोला कि इनके पास भी काफी बच्चे जो है, हालांकि इनके तो निःशुल्क पढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई में ये चीजें होती है। लेकिन क्या बदलाव होने चाहिए यहाँ पर में कि इन मौतों के जो आंकड़े हैं उनको मैं तो कहता हूँ कम नहीं, बंद कर दिया जाए। देखिए, बहुत सीधा सा तरीका है कि जो बच्चा अंत में आ रहा है ना, उस बच्चे के मन में ये हमें भाव भरना पड़ेगा कि तेरे असफल होने के बाद भी असफल होना तेरी हार नहीं है, इसके बाद भी तू बहुत कुछ कर सकता है, प्रथम बच्चे के बराबर जा सकता है। तो उसके मन में हम एक बेहतर भाव भरें। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि माँ बाप को भी बच्चे के ऊपर स्ट्रेस करना बंद करना चाहिए। माँ बाप को बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चा ये पढ़ाई तेरी बेहतरी के लिए करवा रहे हैं, हमें कोई जरूरी तो असफल होकर आएगा तो भी हमारा बेटा रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें उसको प्रेशर से हमें कैसे रिलीज कर सकते हैं, ये पूरी सोसाइटी को भी बदलना पड़ेगा, सरकारी व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा और कोचिंग व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। और दूसरा, बच्चे के अधिकतम पढ़ाई के घंटे भी डिसाइड किए जाए ताकि वो खुली हवा में थोड़ी देर सांस ले सके, थोड़ी देर खेल सके, थोड़ी देर बच्चों से बात कर सके। इसी मेरा ये सुझाव है कि अंतिम बच्चों पे कार्रवाई करने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल हरीश जी, आपका भी जो है जवाब उन्हें सुना और वाकई में इस तरीके से होना चाहिए। और आखिरी सवाल मेरा जो है यहाँ पर राहुल, बिल्कुल आपसे राहुल मेघवाल, क्योंकि आप तो खैर निःशुल्क जो है कोचिंग यहाँ पर दे रहे हो, बड़ा उदाहरण है। मैं तो ये आपसे यही भी सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर मैं कि आखिर इतना लाखों रुपए की फीस लेने के बाद में भी वहां पर जो है आप देखिए कि सुसाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वाकई मेरे साथ में राहुल जो है वो बड़ा उदाहरण है कि वो निःशुल्क रूप से कोचिंग भी दे रहे हैं यहाँ पर में, लेकिन कोई बहुत बड़ी लालसा नहीं है यहाँ पर। इनका जो एक टारगेट है वो है कि बच्चों का भविष्य कैसे सुधारा जाए, बच्चों को जो है एक इंसान कैसे बनाया जाए, बच्चों को जो है किस तरीके से जो है उनके मन में जिस तरीके से जो एक पढ़ाई को लेकर जो ललक है उसको पूरा कैसे किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे राहुल इस और आज की चर्चा को लेकर?
देखिए, सुसाइड को लेके जो चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि ये चर्चा दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक चर्चा है, क्योंकि हम जब तक चर्चा नहीं करेंगे लोग तक बात नहीं पहुंचेगी। पहला मैसेज उन बच्चों तक जो सुसाइड करते हैं, मैसेज बस इतना सा है कि जब किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे अब ज़िंदगी में नहीं रहना है, कुछ मत करना, अपने आप के आंखों में देखना, माता पिता के कुर्बानी देखना, कितनी कुर्बानी देने के बाद माता पिता एक बच्चे को पढ़ाता है। एक सुसाइड से न जाने कितने बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी, ये कहे कि फलाने जी के बच्चे ने भी सुसाइड किया, मेरे बच्चे को भी भेजा तो ये कर लेगा। तो सुसाइड करने से पहले माता पिता जो अपने आप की जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि मेरे बच्चों को मैं ऐसा बनाना चाह रहा था, हो सकता है उस टाइम पे उस जगह आप फेल हो जाओ, लेकिन ऐसा कुछ करके दिखाना जिससे आपके माता पिता को गौरवान्वित महसूस हो कि मेरा बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसा। दूसरा मैसेज मेरा उन तमाम कोचिंग संचालकों को है कि जो इन पैसों की होड़ में, पैसा कमाने की होड़ में, अपने आप की अच्छी बिल्डिंग बनाने की होड़ में सिर्फ बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहे, एक स्टूडेंट समझ रहे हैं, विद्यार्थी समझ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक डायरेक्टर का बच्चा खुद का मरता है ना, सुसाइड करता है ना, उस पर जो बीतेगी वो उस माता पिता पर बीतती है जो वाकई माता पिता के सामने उस बच्चे का सुसाइड करना होता है। मैं कोचिंग संचालकों से मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसमें टॉपर को ये फील नहीं हो कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, और फेलियर को जो उसमें मार्क्स कम ला पा रहा है उसको ये फील नहीं हो कि मैं अब आगे आने वाले टाइम में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसको ऐसे हौसला बंधाएं और ऐसे उसको जोड़ें जिससे आने वाले टाइम में वो अपने आप में ये पावरफुल अपने आप में हो पाए कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में मुझे आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन मैं आज ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा बढ़ूंगा जिससे लोग अपने आप में ये गौरवान्वित महसूस करेंगे। कम नंबर लाना भी जरूरी नहीं कि अपने आप में सुसाइड करना है। तीसरा मैसेज उन माता पिता को है जो माता पिता दूसरों के बच्चों को तुलना करके अपने बच्चों को चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। जरूरी नहीं कि हर इंसान अपना बच्चा वैसा हो जो पड़ोसी का बच्चा। कुछ कमियां अपने बच्चों में होती तो कुछ बच्चों की कमियां दूसरे बच्चों में भी होती। हम दूसरों की बच्चों की अच्छाइयां देख के अपने बच्चों की कमियों से तुलना करते हैं तो दूसरों को बच्चे अच्छे लगते हैं। माता पिता से निवेदन है आज के चैनल के माध्यम से अपने बच्चे की तुलना किसी से ना करे, वो अपनी बच्चा है, उसको इतना बेहतरीन बनाए, इतना प्रयास करे जहां पर भी वो जाए आपका नाम गौरवान्वित महसूस हो। इन्हीं तीनों चीजों को लेकर मेरा खुद का एक मैसेज है। कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत देरी से, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो महाराणा प्रताप के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए तो सही समय पर आए, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। रवि भैया हम सब मिलकर इस जो जितने भी सुसाइड करने वाले जो बच्चे हैं उनकी हौसला बनाने के लिए एक नया इतिहास रचने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई साहब को, न्यूज़ अफेयर्स 24 को, आप सभी को। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जिस तरीके से मेरे साथ में राहुल जी आप जुड़े हैं, मेरे साथ में डॉक्टर अंजू जी मनोरोग विशेषज्ञ आप जुड़े हैं, हरिजी सवाल का आप जुड़े हैं मेरे साथ में, इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आखिरी जो एक बात है वो मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि वो बचपन भी था जिस बचपन में जब दोस्त जो थे साथ में खेलते थे, बहुत छोटे छोटे से जो है खेल हुआ करते थे। शायद मुझे लगता है कि जब वो एक कंचे भी खेलते थे तो उस वक्त में कुछ कंचे कोई जीत लिया करता था, कोई हार लिया करता था, लेकिन उसके बाद में अगले दिन फिर से वापस वो जीत जाया करता था और वो हार जाया करता था। तो ये सामंजस्य भी जब बच्चे वहां बिठा सकते थे तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान ने अगर ये जिंदगी दी है तो सिर्फ इसलिए दी है कि आप सिर्फ टॉप करो, टॉप करो, सिर्फ टॉप करो। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो और अपने चाहे अगर आप कहीं पर विफल हो गए हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है उस फांसी के फंदे को जो है अपने गले में लटका लें, क्योंकि आपको गले लगाने के लिए आपके घर पे बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।